Good afternoon, students, and welcome back. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने मोलारिटी देखा था, उसके बेसिस पे दो क्वेश्चंस थे. सो लेट्स गो थ्रू द लास्ट लेक्चर स्विफ्टली सो दैट वी शुड नो कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है. सो वी आर टॉकिंग अबाउट द कंसंट्रेशन टर्म्स, और इसमें हम लोगों ने मास परसेंट के बारे में देखा, हाउ इट इज डिफाइंड. सो मास परसेंट इज weight of solute divided by weight of solution multiplied by 100. तो जहां पे भी परसेंट आ रहा है तो दैट मीन्स परसेंट, राइट. सेंट मीन्स 100, परसेंट मीन्स पर 100. ओके, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. फिर वॉल्यूम परसेंटेज देखा हमने, परसेंटेज V by V विच इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100. Then we talked about mass by volume percent, which is percentage W by V, or in other terms we can also call it strength of the solution if you are not representing this in the terms of percentage. So percent weight by volume was weight of solute divided by volume of solution into 100. Then we have seen कि हम इसका conversion कैसे कर सकते हैं into different concentration terms. Then we talked about mole fraction, where mole fraction of the solute is moles of solute divided by total moles present in the solution, ठीक है, including the moles of the solvent. So if we are taking a binary solution and we are saying B is solute and A is solvent, then we can define mole fraction of solute as moles of solute divided by moles of solvent plus moles of solute, that will be the total moles. ठीक है, और ऐसे ही अगर हम लोग XB भी लिखें तो XB भी आ जाएगा NB, सॉरी XB तो है ही, XA अगर हम लोग लिखेंगे तो XA आ जाएगा आपका इक्वल टू NA डिवाइडेड बाई NA प्लस NB. तो जब हम लोग सम करेंगे XA और XB का तो हमें 1 मिलना चाहिए, ठीक है. फ्रॉम दिस कॉन्सेप्ट वी कैन से कि अगर हमारे पास मोर देन 2 कंपोनेंट्स है किसी सॉल्यूशन में, तो देन इफ वी ऐड द मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट, देन द नेट वैल्यू विल बी 1, which is written in this term, which is sigma xi I from 1 to I equals to 1. फिर then we talked about molarity. So molarity is represented in capital M, and molarity is equal to moles of solute divided by volume of solution in liters. अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे विद मोलालिटी. सो मोलालिटी इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी. ठीक है, तो डिफरेंस यहाँ पे देख लो क्या है. मोलारिटी में डिफरेंस, राइट, कैपिटल M में हम लोग वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यूज कर रहे हैं इन लीटर्स, और मोलालिटी में हम लोग यूज कर रहे हैं मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी. ठीक है, सो सपोज इफ वी हैव 0.1 मोलर, उसको मोलल कहेंगे, MOLAL, ठीक है, 0.1 मोलल यूरिया विच इज NH2CO NH2, इसका मॉलिक्यूलर मास 60 होता है, हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में देखा था. So if we have this solution, it means that we have 0.1 mole urea which is mixed in 1 kilogram of water to form the resulting solution, right? So if we want to convert molality and molarity, ठीक है, what are the relation between them? So we must analyze this by few questions. तो जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 24, मैंने यहाँ पे थोड़ा डाटा जो है वो ट्वीक किया है. प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों का डाटा कुछ और था.
So the data was actually 1025 gram per ml. So I was thinking कि यार 1 ml में 1025 ग्राम कैसे हो सकता है, right? So this is more practical value rather than theoretical, right? So this might happen कि आपका जो density हो 1.25 ग्राम per ml हो, and if the molarity of the solution is 0.8 molar, ये इथेनॉल का है, then we have to find out the molality of the solution. ठीक है, तो इसको करने के दो तरीके हैं. पहला तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, आई विल शो यू द फॉर्मूला, एंड द नेक्स्ट मेथड इज द क्लासिकल मेथड, जो कि हम विदाउट फॉर्मूला हम लोग सॉल्व कर रहे हैं. ठीक है, तो आई वुड फर्स्ट लाइक टू डिस्कस द क्लासिकल फॉर्मूला, देन आई विल गो टू द फॉर्मूला जो हम लोग यूज कर सकते हैं. ठीक है, तो देखो कैसे यूज करना है. सो वी हैव डेंसिटी of the solution (1.25 ग्राम पर ml) और ये इथेनॉल सॉल्यूशन है. ठीक है, and we have been given कि the concentration of this solution is 0.8 molar and we need to find out the molality of the solution. ठीक है, so according to the classical approach, what I'm going to do is I'm going to write down the things which I know, ठीक है, which is the concentration of this solution. So this means that I have 0.8 moles of ethanol in 1 liter solution. Okay, now मैं क्या करूंगा कि मैं I'll take this solution. ठीक है, कितना अमाउंट ले रहे हैं, 1 लीटर ले लेते हैं और इसी के लिए कैलकुलेशन कर लेंगे. ओके, so now we have 1 liter solution hypothetically, right? तो इसमें the second method or the second step is to write down what we need. We need molality, which is a small m, which means that we have to find out the moles of solute divided by mass of solvent और वो भी हमें किलोग्राम में चाहिए मास ऑफ सॉल्वेंट. ठीक है, सो इफ वी हैव 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन और हम लोग इसी के बेसिस पे कैलकुलेशन अपना जो है बेस करेंगे. ठीक है, द बेसिस ऑफ आवर कैलकुलेशन विल बी दिस 1 लीटर सॉल्यूशन, राइट? तो इसमें हम लोग मोलारिटी जो स्मॉल m है उसको लिख सकते हैं कि मोल्स कितना प्रेजेंट है. देखिए हमारे पास 1 लीटर ही सॉल्यूशन है, उससे ज़्यादा नहीं है ना उससे कम है. वी हैव एग्जैक्टली 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन. So this solution has 0.8 moles of the solute, which is ethanol. Right, now we have to find out the mass of the solvent. Right, so mass of the solvent कैसे निकलेगा? Mass of the solvent निकलेगा from the equation of mass of solution is equal to mass of solute plus mass of solvent से. ठीक है, राइट. तो यहां से हम लोग देखते हैं मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालना है. राइट, so first we need to find out the mass of solvent, which will be equal to mass of solution minus mass of solute. ठीक है, अब मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है हमारे पास?
मास ऑफ सॉल्यूशन है हमारे पास, वॉल्यूम गिवन है और डेंसिटी भी गिवन है, राइट। तो ये मास ऑफ द सॉल्यूशन इज डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय द वॉल्यूम which is 1000 multiplied by 1.25. फिर we need to find out the mass of the solute, right? So for solute we know what is the number of moles of this solute, which is 0.8 moles. So now we know what is the mass of the solute, which is 0.8 multiplied by the molecular mass of the ethanol, which is 46. Right, so now we know what is the mass of the solvent. This is the mass of the solvent. But our work is not done here, क्योंकि हमारे पास जो मास आया है ये अभी ग्राम में आया है ना, है ना। जैसे देखिए हमने जो डेंसिटी का वैल्यू यूज किया है दैट इज ग्राम पर ml, राइट। और ग्राम पर ml से ml मल्टीप्लाई करेंगे तो we'll get gram. This is also gram and this is also gram, right? So we are going to use the mass of the solvent in terms of kg. So यहीं से कर देते हैं वो काम. We'll put this in denominator, which is 1000 multiplied by 1.25 minus 0.8 into 46, और इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हम इसे 1000 से डिवाइड कर देंगे, जो कि न्यूमरेटर में आ जाएगा, ठीक है। सो यहां से हमारे पास मोलालिटी आ गया, मोलालिटी का वैल्यू विदाउट यूजिंग एनी फॉर्मूला, ठीक है, एनी गिवन फॉर्मूला, फाइन। तो डायरेक्टली हम ये काम जो है वो कर सकते हैं। इस सॉल्यूशन में किसी को डाउट है तो बताओ। नहीं है, ओके। सो नाउ लेट्स मूव ऑन। और हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या आएगा। ठीक है, तो इससे सॉल्व जब आप करेंगे तो क्या आना चाहिए, देखो सॉल्व करके देखो तो ये इक्वेशन 0.65 आ रहा है। अच्छा ठीक, ठीक है, देखते हैं फिर कुछ टाइपो एरर होगा या फिर सॉल्यूशन में नहीं दिया होगा 0.65। ओके, सो दिस इज और 800 और ये हो गया आपका 1250 माइनस 0.8 इंटू 46। इथेनॉल का मास, मॉलिक्यूलर मास 46 ही होगा ना, वी हैव 24, हाँ ठीक है। सो दैट इज 1213.2, ओके। सो वी हैव, देख लेते हैं एक बार, मैं भी कैलकुलेट करके देख लेता हूँ। 0.2 और ये हो जाएगा आपका 800 ना, ठीक। सो दैट इज 800 डिवाइडेड बाय 1213.2, हाँ जी 0.65 या 66 के आसपास आएगा ये वैल्यू, राइट। चलो हाँ एग्जैक्टली। सो देखते हैं क्या आ रहा है। 0.66 यहाँ तो नहीं है कोई आंसर, देखते हैं फिर कुछ चेंज कर देते हैं, इसमें ऑप्शन में ही चेंज कर देते हैं। बेस्ट, दैट इज द बेस्ट थिंग विच वी कैन डू। सो सी में ही चेंज कर देते हैं, राइट। 0.66, ठीक है।
ये क्वेश्चन नंबर 25 करके देखिए एक बार, थोड़ा कैलकुलेशन है क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है, ध्यान से। Okay, someone new? Yes, Priyajot, you are absolutely right. Well done, Supratik. Very good, Govinda. Okay, Neha, I think you need to check your calculations. I guess, Neha, if you are talking about question number 25. Yes, someone, your answer is right. I guess
आपने ही सबसे पहले आंसर दिया था। सुप्रतीक, यू आर आल्सो राइट, वेरी गुड। सो तो चलो आते हैं इस क्वेश्चन में। सो वी हैव 3 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन and it has a density of 1.1 gram per cc. ठीक है, this should be per cc. The molarity of this solution would be, ठीक है, तो what I'm doing is कि I'm following the same classical method, and I'm writing down जो मुझे required है उसका equation. So I need molarity, which means that molarity is moles divided by volume of solution in liters. So पहले वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए वी नीड टू फाइंड आउट द मास ऑफ द सॉल्यूशन. सो 3 मोलल का मतलब कि 3 मोल्स इन 1 kg water, right? So now we know कि what is the mass of the solvent, which is 1 kilogram, or that is 1000 grams, plus mass of the solute. So mass of the solute कहाँ से आएगा? 3 moles से आएगा. So that is 3 into 40. So this is the total mass of the solution, right? हमें क्या निकालना है? हमें डेंसिटी निकालना है. तो डेंसिटी निकालने के लिए, सॉरी डेंसिटी नहीं निकालना है, डेंसिटी दिया हुआ है. वी नीड टू फाइंड आउट द वॉल्यूम, राइट? सो मास, डेंसिटी और वॉल्यूम का ये रिलेशन होता है कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, राइट? सो इफ वी नीड टू फाइंड आउट वॉल्यूम, व्हाट वी नीड टू डू इज कि हमें मास को डेंसिटी से डिवाइड करना पड़ेगा. सो जब इसको डेंसिटी से डिवाइड करेंगे तो ये जो है न्यूमरेटर में चला जाएगा. फाइन. नाउ द प्रॉब्लम इज कि अभी हमारे पास ये जो वॉल्यूम आया है, दैट वॉल्यूम इज इन ml, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो कि दैट इज ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और ग्राम पर ml, राइट? सो दिस विल बी इन द ग्राम्स, और ये आपका जो है वो ग्राम पर ml में है. फाइनली आपका जो वॉल्यूम आएगा वो ml में आएगा. सो टू कन्वर्ट दिस वी नीड टू डिवाइड इट विथ 1000 ताकि ये लीटर में कन्वर्ट हो जाए. ठीक है, अब इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने के बाद जो है हमारे पास आंसर आ जाएगा. आंसर आई थिंक इसमें सी दिया हुआ है. जिन्होंने डी भी आंसर दिया है दे आर ऑल्सो राइट, क्योंकि देयर विल बी ए सर्टेन रेंज जहां तक आप अप्रोक्सीमेशन कर सकते हो. सो आई गेस कि these types of questions, अच्छा डी दिया हुआ है, चलो इट्स गुड. सो आइदर सी या फिर डी, दोनों में से कोई भी आ रहा है तो आई वुड से कि आपका आंसर सही है. ठीक है, क्योंकि बहुत कम चेंजेस हैं सी और डी में. दिस इज 3.05 एंड दिस इज 2.97, right? So even though if you have made a little bit of approximation, your answer would have been little bit different from these two options. Okay, so I was saying कि these types of questions with options will not come. ठीक है, ऑप्शन नहीं होगा उस क्वेश्चन में. ये these types of question will be asked in integer, or actually this question was asked in integer type question. ठीक है, this is IIT JEE advanced question, so they have asked it in a integer questions, right? integer plus decimals up to 4 digit, इसलिए यहाँ पे up to 4 digit जो है वो आपको options में दिया हुआ है. But anyway, there will be a certain range of the answers which is acceptable. So 2.97 से लेकर के 3 तक जो है आपका acceptable है. So यहाँ से हम लोग जो है आपका solution ले आएंगे. Now the thing is कि what if we don't want to follow the classical approach? We need a relation between the molarity and the molality, right? So there is a relation between molality and molarity. How this is related, I'll solve and I'll show you कैसे होता है. So suppose कि हमारे पास एक solution है जिसका molarity is capital M, okay, and molality is small m, और उसमें जो solute मिलाया है उसका
molecular mass is x naught, and this is in grams. Okay, and density is given, which is rho in gram per ml. Okay, so this is how molality and molality will be related. ठीक है, which is rho by capital M is equals to 1 by small m plus x naught by 1000. So what we need to understand here कि हम लोगों को यहाँ पे डेंसिटी ग्राम पर ml में ही रखना पड़ेगा, क्योंकि ये इसी के लिए फॉर्मूला दिया गया है. सिमिलरली मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट हमें इन ग्राम्स ही रखना पड़ेगा यहाँ पे. ठीक है, बाकी जो वैल्यूज है वो हम एज इट इज रख सकते हैं, इधर मोलारिटी और मोलालिटी से. तो आप एक बार ये फॉर्मूला लिख लो और एक फॉर्मूला लिख करके क्वेश्चन में अप्लाई करके देखो कि आता है कि नहीं आंसर. ठीक है, और मुझे बताना अगर आंसर नहीं आता है तो. ठीक है, मोस्ट वाली आ जाना चाहिए, नहीं आ रहा होगा तो देखते हैं इसको प्रूव करके. ठीक है, तो ये क्वेश्चन लिखो. और ये सब भी लिख लेना कि कैपिटल एम क्या है, स्मॉल एम क्या है, एक्स नॉट क्या है और रो क्या है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 में ये अप्लाई करके देखो एक बार आता है कि नहीं. आ रहा है ना. राइट, इससे भी आपका जो है वो आंसर आ जाएगा. राइट, so we just need to put up the values in the formula and we'll get the results. ठीक है, so let's come back to this formula. हाँ, इसका एक बार प्रूफ कर लेते हैं कि कैसे आता है ये फॉर्मूला, so that you can also prove अगर आपको याद नहीं हो तो. So we have density as rho gram per ml and we have x naught in grams of molecular mass of the solute. राइट, सो यहाँ से हम लोग ये लिख सकते हैं कि द molarity is equal to moles where n is moles of solute divided by volume of solution in liters. Okay, so I'm taking V ml of solution
Similarly, we can also define molality. It will be defined as moles divided by mass of solvent in kilogram. ठीक है, सो आई एम टेकिंग द मास ऑफ द सॉल्वेंट इन ग्राम्स और इसको मैं 1000 से जो है वो डिवाइड कर दे रहा हूँ ताकि ये किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाए. Okay. Now I'm going to make some changes in this equation of the molarity, capital M. मैं यहाँ पे both sides, left hand side and right hand side, I'll divide it by density. So I guess by doing so, nothing is going to change. Right. Now what happened is कि यहाँ पे rho into V हो गया, which is rho V is the mass, है ना. Rho is mass by volume. ठीक है. So इस इक्वेशन में हमें मिला 1000 N divided by the mass of solution. All right. फिर इसी इक्वेशन में व्हाट आई एम डूइंग इज कि मैं इसे इन्वर्स कर देता हूं बोथ साइड, which means rho by m is equal to mass of solution. तो mass of solution को हम लोग ब्रेक करके लिख सकते हैं as mass of solvent plus mass of solute divided by 1000 N. अब ये देखिए कि पहला टर्म जो हमारे पास है right, this is same as the molality small m which is 1 by m, right. So this is equal to 1 by small m, है कि नहीं. और फिर हम लोग मास ऑफ सॉल्यूट क्या ले सकते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट हम लोग लिख सकते हैं मोल्स ऑफ सॉल्यूट multiplied by molecular mass of solute divided by 1000 N. ठीक है, तो ये दिख रहा है ये n और ये n कैंसिल हो जाएगा. अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, नहीं समझ में आ रहा तो बताइए.
सबको क्लियर है ये सॉल्यूशन? ओके, सो लेट्स मूव ऑन। इसमें ही हम लोग देखते हैं फिर कुछ क्वेश्चंस related to molarity and molality. क्वेश्चन नंबर 26, देखिए 26। गोविंद आपका सही लग रहा है, सुप्रतीक आपका भी सही है। अगर आप लोगों ने 26 सॉल्व कर लिया तो 27 देखो सॉल्व करके एक बार। नो रितम, आई डोंट थिंक सो। 26 का ये आना चाहिए। समन्यु, नो, प्रीजोत यू आर एब्सोल्युटली राइट, 26 का ये आएगा। यस नेहा, यू आर आल्सो राइट, वेरी गुड। Yes, Govinda, you are also right. Saurdeya, very good. So, Saurdeya, you are talking about question number 26 or 27? Very good. So, you are absolutely right. Yes, Pooja, you are also right. Very good.
बिल्कुल सही है। तो चलो 26 डिस्कस करते हैं, क्या आना चाहिए 26 का। सो फर्स्ट वी नीड टू फाइंड आउट कि व्हाट इज द मोलारिटी ऑफ K2SO4, बिकॉज वॉल्यूम इज गिवन और मोल्स भी गिवन है हम लोगों के पास। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसमें वी आर यूजिंग half moles of K2SO4. So we can find out the molarity of K2SO4, which is half or 0.5 divided by 250 ml into 1000। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा ये वैल्यू आ जाएगा 2। राइट, और फिर K2SO4 जब ब्रेक होगा सॉल्यूशन में तो लाइक NaCl Na प्लस और Cl माइनस बनाता है, सिमिलरली K2SO4 भी ब्रेक होकर के K प्लस बनाएगा एंड SO4 2 माइनस बनाएगा। राइट, so since we are using half moles, तो फाइनली अगर ये रिएक्शन कंप्लीट हो गया तो देन विल गेट 1 mole of K plus and half mole of SO4 2 minus। राइट, सो इससे जब आप कंसंट्रेशन निकालोगे K प्लस का तो K प्लस का कंसंट्रेशन आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 250 मल्टीप्लाइड बाई 1000 विच इज 4 मोलर, और SO4 2 माइनस का कंसंट्रेशन आ जाएगा आपका 2। ठीक है, तो C आना चाहिए। ठीक है, 26 में किसी को डाउट हो तो बताइए। लेट्स सी सुप्रतीक, जब 27 डिस्कस करेंगे तो देन लेट्स सी। आई डोंट थिंक सो कि यू आर करेक्ट फॉर 27। 26 में डाउट नहीं है तो 27 में बढ़ते हैं।
27 का जो आंसर है वो आंसर आई गेस सी आना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों का सी आया है, नहीं ओके नहीं डी आया है, माय बैड। ओके सो सौहर्दय का डी आया है, गोविंदा का भी आया है, राइट, रीतम का भी आया है, गुड। So how to do this? So for this we need to write down the equation of this reaction. कैसे होगा? K2CO3 will react with barium nitrate to form barium carbonate plus potassium nitrate. इसको बैलेंस करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। Now we have been given that initially we have taken 20 ml and 0.2 molar of K2CO3. So यहाँ से हम लोग मोल्स निकाल सकते हैं इसका। I'm just following the steps to solve the stoichiometric calculation. So change the given entity. First step क्या था हमारा कि write down the balanced chemical reaction. Second step was to change the given entity into moles, right? So इससे जो आपका moles आ जाएगा वो होगा 20 into 0.2 which is 4 मिलीमोल्स आएगा, ठीक है, क्योंकि हम लीटर में यूज नहीं कर रहे हैं ना वॉल्यूम, हम तो ml में यूज कर रहे हैं, इसलिए मिलीमोल्स आएगा K2CO3 का। और बेरियम नाइट्रेट का आएगा 30 into 0.4, ठीक है, which is 12। हाँ बिल्कुल। हाँ तो नहीं लेंगे, बिल्कुल नहीं लेंगे, BaCO3 का नहीं लेंगे कंसंट्रेशन, ठीक है ना। सो एक बार देख लो सॉल्यूशन, उसके बाद अगर कोई डाउट हो तो बताना। कि फाइनली जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद, ठीक है, रिएक्शन जब कंप्लीट होता है तो उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, T टेंडिंग टू इन्फिनिटी का मतलब कि रिएक्शन कंप्लीट हो गया। तो उस मोमेंट पे इफ वी चेक कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, सो K2CO3 विल बी लिमिटिंग रिएजेंट, राइट, गिवन मोल्स डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट जिसका मिनिमम आया उससे ये 0 हो जाएगा। सो 1 मोल K2CO3 reacts with 1 mole of BaNO3, राइट, तो 4 मिलीमोल्स रिएक्ट करेगा 4 मिलीमोल्स से। तो यहाँ पे जो रिमेनिंग बचेगा वो होगा 12 माइनस 4, ठीक है। और यहाँ पे BaCO3 का 4 मिलीमोल्स बनेगा और इसका बनेगा 8 मिलीमोल्स, राइट। सो एज वन ऑफ आवर फ्रेंड्स सजेस्टेड कि आपका जो BaCO3 है वो प्रेसिपिटेट होना चाहिए, तो इसका मतलब है कि आयनाइज नहीं होगा। सो आयनाइज कौन सा होगा? जो हमारे पास बेरियम नाइट्रेट बचा हुआ है वो, ठीक है। तो इसका जो मिलीमोल्स आ गया हमारे पास वो आ गया 8 मिलीमोल्स, राइट। बट दिस इज नॉट concentration, this is in terms of moles, right? We need to find out the concentration in terms of molarity. So for molarity if we observe कि वॉल्यूम जो है वो मिलाने के बाद चेंज हो जाएगा ना, क्या चेंज होगा कि 20 ml हम लोग मिला रहे हैं इन 30 ml। सो फाइनली इन द रिएक्शन मिक्सचर हमारे पास टोटल वॉल्यूम होगा 50 ml, 20 प्लस 30, तो वहां से मोलारिटी निकाल लेंगे हम लोग।
8 millimoles divided by 50 ml, राइट। तो ये आपका आ जाएगा 0.16 मोलर, and this will be the same molarity of that of Ba+2 solution. अब कोई डाउट है तो बताइए। समझ गए? वेरी गुड। चलो अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा क्वेश्चंस करते हैं, कुछ जो लिख रहे हैं लिख लो। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। क्वेश्चन 28 में कह रहे हैं कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन 88 ग्राम ऑफ CO2, right, and what would be the weight of carbon monoxide having the same number of oxygen atoms. Exactly, very good सुप्रतीक। समन्यु आपका भी सही है, बहुत बढ़िया। गोविंदा, यू आर आल्सो राइट। यस यस रितम। क्वेश्चन में ऑक्सीजन एटम्स के बारे में पूछा गया है, नॉट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल। रितम, यस संदीप, यू आर एब्सोल्युटली राइट। सो पहले वाले के लिए तो जो आंसर होगा, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन 88 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो 88 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होंगे और 2 मोल्स में 4Na आपका ऑक्सीजन एटम्स होगा। नाउ वी नीड टू फाइंड आउट कि व्हाट वुड बी द वेट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड हैविंग द सेम नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। अगर इसमें 4Na ऑक्सीजन एटम्स है कार्बन मोनोऑक्साइड में, तो इसका वेट क्या होना चाहिए कार्बन मोनोऑक्साइड का। संदीप, रितम, समन्यु, क्या आना चाहिए वेट कार्बन मोनोऑक्साइड का। यस, वेरी गुड स्वाति। संदीप आपका भी सही आ रहा है। सो वी कैन गेट 112 ग्राम्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो अगर कार्बन मोनोऑक्साइड में हमारे पास ऑक्सीजन एटम्स के 4Na एटम्स है, सो दिस रिप्रेजेंट्स कि इसका 4 मोल्स होगा। ठीक है, 4 मोल्स कार्बन मोनोऑक्साइड, और 4 मोल्स कार्बन मोनोऑक्साइड से आप सिमिलरली मास जो है वो निकाल सकते हो, विच इज 112। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। ओके सुप्रतीक, ऑलराइट प्रियजोत।
सुप्रतीक, यू शुड चेक योर आंसर. कहीं कहीं तो कुछ एक फैक्टर जो है वो मिस हो रहा है. Yes, Govinda, you're also right. Very good. Uh, no, Ritam, I don't think so. That is the correct answer. Viplav, no. Viplav, are we talking about question number 29? No, Saurdi, I don't think so. That is the correct answer. विप्लव, रितम, you should read the question carefully. क्या पूछा है उसमें? They have asked you to find out number of atoms per molecule. So how come your answers are getting multiplied by Na? So और the percentage में check करो, कहीं 100 का factor आ रहा है. सुप्रतीक, आपका भी वही है. No, Ritam. No, no. हाँ, now you are correct, सुप्रतीक. Very good. So इसका जो आंसर आएगा आपका क्वेश्चन नंबर 29 का, that would be 4. Okay. So इसमें हम लोगों ने जस्ट क्या किया है कि वी हैव टू फाइंड आउट द मास ऑफ आयरन which is 0.25% of 89600. ठीक है. तो यहाँ से आपका जो आंसर है वो आ जाएगा 224. ठीक है. तो दिस इज द मास ऑफ आयरन इन वन मॉलिक्यूल. एक मॉलिक्यूल में है ना. ठीक है. या फिर एक मोल में होगा. राइट. दिस इज द मास. अगर हम लोग इसको एटॉमिक मास यूनिट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो एनीवे, सो एक मॉलिक्यूल में आपका जो है वो, यहां से आप मोल्स निकाल सकते हो. मोल्स ऑफ आयरन. W4. ठीक है. ये 4 आ जाएगा तो एक मॉलिक्यूल में हमारे पास 4 एटम्स होंगे आयरन के. ठीक है. ओके, चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30. Yes, I guess so. Govinda, you are right.
यस समन्यु, आपका भी सही है, वेरी गुड। नेहा एक बार अपना कैलकुलेशन देखो, नहीं आ रहा हो तो बताओ। ओके चलो, तो यहाँ से आपका आ जाएगा कि कैल्शियम कार्बोनेट का अगर हम लोग जो है 200 किलोग्राम्स लेते हैं, और 200 किलोग्राम्स में भी हमारे पास जो प्योरिटी है, परसेंटेज प्योरिटी, दैट इज 95%। तो ओवरऑल हमारे पास जो प्योर कैल्शियम कार्बोनेट है, दैट प्योर कैल्शियम कार्बोनेट इज 95% ऑफ 200 kilograms. ओके, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 190 किलोग्राम, और फिर 190 किलोग्राम से हम लोग फिर इक्वेशन लिख सकते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट कर रहे हैं टू फॉर्म कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो इसके अगर हम मोल्स निकालें, मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, so that would be 1.9 किलोमोल्स, है ना, या 1900 मोल्स। ठीक है, तो इसका 1900 मोल से हमें इसका 1900 मोल्स मिलेगा कैल्शियम ऑक्साइड का। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड का भी 1900 मोल्स मिलेगा, वहां से फिर हम लोग मास निकाल लेंगे। मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड is equal to 1900 multiplied by 40 plus 16, which is 56. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि कैलकुलेट द वेट ऑफ FeO प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 2 ग्राम ऑफ vanadium oxide and 5 ग्राम ऑफ Fe2O3। ठीक है, तो अगर आपको रिएक्शन इसका देखना है तो इसका रिएक्शन आई गेस ये होगा, वैनेडियम ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, 2O5 प्लस Fe। हाँ, 4.5 ग्राम। अच्छा, लिमिटिंग रीजन कौन सा आ रहा है? Fe2O3। देखते हैं सबका वही आ रहा है क्या, एक बार देखने तो सब लोगों को क्या आता है, मैं भी चेक करता हूँ। इसको बैलेंस कर लेते हैं।
नहीं आया ना? नहीं नहीं हुआ बैलेंस, अभी भी नहीं हुआ। तो क्या मल्टीप्लाई करेंगे फिर? हाँ, फिर सेकंड स्टेप कैलकुलेट मोल्स, और मोल्स के बेसिस पे हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं या डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा लिमिटिंग रेजेंट होगा। सो इसका मॉलिक्यूलर मास जो है वो 160 है, और इसका जो मॉलिक्यूलर मास आया वो आया 51 प्लस 16, 60, हाँ 67। ओके, सो लिमिटिंग रेजेंट इज Fe2O3। सो यहाँ से पहले मोल्स निकालेंगे, मोल्स निकालेंगे तो पहले वाले का आ जाएगा 2 ग्राम्स लिया हम लोगों ने, नहीं 2 ग्राम्स डिवाइडेड बाई 67, ये आ जाएगा आपका 0.03 के आसपास आएगा। और Fe2O3 का अगर निकालेंगे तो ये 5 ग्राम लिया हम लोगों ने, 5 ग्राम इन 160, तो दैट इज, चलो अप्रॉक्सी क्यों लेना है, एग्जैक्टली ले लेते हैं। ये 0.03125 और ये 29 कुछ ऐसा आएगा, 2 डिवाइडेड बाई 67, 2 डिवाइडेड बाई 67 29, ठीक है 3 डेसिमल तक रखते हैं, 29 तक ही रखते हैं चलो, और इधर भी ऐसे ही रखते हैं 3 डेसिमल तक। राइट, उसके बाद फिर लिमिटिंग रेजेंट के लिए जब हम लोग डिवाइड कर रहे होंगे तो ये आपका LR चेक करते हैं, LR चेक करेंगे, uh, 0.029 divided by 2 and 0.0312 divided by 3, ठीक है। तो यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगा 0.0145 और ये वैल्यू आ जाएगा तो 0.0104 है ना। तो आपका Fe2O3 जो है वो लिमिटिंग रिएजेंट आएगा, सही है। तो FeO का वेट कितना आना चाहिए ये बताइए? 4.5, ओके ठीक है। 4.5, चलो अप्रॉक्स आंसर, अब अप्रॉक्सली किया है क्या, देख लेते हैं एक बार, अच्छा देख लेते हैं एक बार, आंसर हो सकता है गलत हो, एग्जैक्टली आ रहा है, ओके ठीक है। सो FeO का वेट हो गया हमारे लिए 56 प्लस 16, 72, नहीं ये हो गया। सो यहाँ से इसके मोल्स बनेंगे 0.0624 बाई 72, हाँ तो ये 4.5 आएगा, ठीक है।
आई गेस यहाँ कुछ गड़बड़ होगा सॉल्यूशन में। 4.5 क्वेश्चन नंबर 31 में किसी को डाउट है तो बताइए, अदरवाइज विल मूव ऑन। नहीं, ओके चलो। तो क्वेश्चन नंबर 31 के बाद जो है आप लोग असाइनमेंट के तौर पे रख लीजिए, ये आप घर पे सॉल्व करिएगा और ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है वो डिस्कस करेंगे। हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और वी शुड सी कि सम देयर आर सम अदर कंसंट्रेशन टर्म्स व्हिच वी नीड टू डिस्कस। द नेक्स्ट आफ्टर मोलालिटी इज नॉर्मालिटी, ठीक है। सो दिस इज कंप्लीटली न्यू टर्म फॉर अस। और नॉर्मालिटी हम लोग डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, ठीक है। तो इक्विवेलेंस एक हमारे लिए नया टर्म आया है। इक्विवेलेंस क्या होता है? इक्विवेलेंस होता है गिवन मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। ले, अब फिर से एक नया टर्म आ गया इक्विवेलेंट मास, ये भी हम लोगों को नहीं पता है। इक्विवेलेंट मास होता है मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, ठीक है। जा फिर से एक और नया आ गया एन फैक्टर, राइट। अब एन फैक्टर क्या होता है? एन फैक्टर ना एक नंबर है, ठीक है, which is defined for a reaction only, ठीक है। n factor is defined for a reaction only। और किसी चीज के लिए जो n फैक्टर है वो डिफाइन नहीं किया जाएगा, ठीक है। लेकिन सपोज कि किसी ने जैसे पूछ दे कि व्हाट इज द n फैक्टर ऑफ दिस कंपोनेंट, सो वी वुड एज्यूम कि वो कंपोनेंट जो है रिएक्शन में पार्ट ले रहा है और कंप्लीट रिएक्शन शो कर रहा है, ठीक है। मैं बताता हूँ कैसे होगा। So there are four groups in which we can define n factors. Like for example, acids के लिए, bases के लिए, salts के लिए और redox reaction के लिए। Redox reaction का मतलब reduction और oxidation एक साथ हो रहा है, ठीक है। redox थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, this is in the same chapter, मूल कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ना है हमें redox, right। So जैसे for acids के लिए n factor होगा number of replaceable H plus, right। जैसे HCl है उसमें नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस कितना है? एक H प्लस हमें मिल सकता है एक मॉलिक्यूल से। H2SO4 का देखेंगे तो इससे दो आयंस मिल सकते हैं हमें H प्लस के। सिमिलरली H3PO4 का देखेंगे तो इससे भी हमें 3 H प्लस मिल सकता है। H3PO3 से कितना मिलना चाहिए? 2 मिलना, बिल्कुल बिल्कुल सामान्य, यहाँ से भी आपका 2 आएगा। H3PO2 से कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए, राइट। बिल्कुल, हम लोगों ने इसका स्ट्रक्चर देखा था केमिकल बॉन्डिंग में, उससे हम लोगों ने डिफाइन कर दिया था कि इसका बेसिसिटी कितना है। HNO3 का कितना आना चाहिए? 1, वेरी गुड। NaHSO4 का कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए, ठीक है। इफ आई एम कंसिडरिंग इट एज एन एसिड तो उसका जो n फैक्टर है दैट विल बी द नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस, ठीक है, विच इज 1, ओके। और COH और COH के क्या आएगा? दिस इज ऑक्सैलिक एसिड बाय द वे, 2 आएगा, राइट, क्योंकि इससे हम लोग 2 निकाल सकते हैं। इसको हम लोग जो है ऑक्सैलिक एसिड कहते हैं, दिस इज ऑक्सैलिक एसिड। और इसको जो है कभी कभी ऐसे भी लिखा जाता है तो कंफ्यूज मत करना, H2C2O4 भी लिखा जाता है इसको, ठीक है। सिमिलरली BH3 के लिए कितना होगा? 3, 1 होगा, नहीं बिल्कुल, क्योंकि BH3 आपका जो है वो H प्लस आपका नहीं देगा ना। BH3 इज अ लुईस एसिड, राइट, तो ये लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा, ओके। सो फॉर एसिड्स इट इज सेल्फ अंडरस्टूड कि अगर हम रिप्लेसेबल H प्लस की बात कर रहे हैं तो हम द नंबर ऑफ एक्सेप्टेबल लोन पेयर्स के बारे में भी बोल सकते हैं, है ना, क्योंकि H प्लस
कैसे एसिड्स देते हैं? ब्रॉन्स्टेड एसिड्स देते हैं, राइट। और H और लोन पेयर कैसे एसिड्स एक्सेप्ट करते हैं? लुईस एसिड। तो BH3 के लिए आपका n फैक्टर हो जाएगा 1 इफ आई एम कंसिडरिंग कि ये एसिड बेस रिएक्शन शो कर रहा है तब। सिमिलरली बेसिस के लिए नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH माइनस जितना आयंस होगा उसके हिसाब से हम लोग n फैक्टर डिफाइन करेंगे। NaOH के लिए जैसे कितना हो जाना चाहिए? 1 हो जाना चाहिए। CaOH होल ट्वाइस के लिए कितना हो जाना चाहिए? 2 हो जाना चाहिए। AlOH होल थ्राइस के लिए कितना हो जाना चाहिए? 3 हो जाना चाहिए। NH4OH के लिए कितना हो जाना चाहिए? 1 हो जाना चाहिए, राइट। NH3 के लिए कितना हो जाना चाहिए? 1 हो जाना चाहिए। ओके, सो सिमिलरली यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट है कि हमारे पास ये लुईस बेस है, लुईस बेस जितने लोन पेयर्स डोनेट कर सकता है दैट विल बी योर n फैक्टर। ओके, और अदरवाइज NH3 को अगर हम लोग वाटर में डालेंगे तो दैट विल बी NH4OH, ठीक है। तो दैट इज गोइंग टू बी द सेम थिंग बोथ ऑफ दीज। नेक्स्ट है हम सॉल्ट्स के लिए कैसे डिफाइन करते हैं। सॉल्ट्स के लिए हम डिफाइन करते हैं द टोटल चार्ज ऑन कैटायन और द टोटल चार्ज ऑन एनायन। कोई एक लेंगे, या तो कैटायन लो या तो एनायन लो, ठीक है। तो मैं कैटायन लेता हूँ नॉर्मली, आप एनायन भी ले सकते हो, दैट हैज नो इशू। आंसर्स जो है आपके वो सेम आएंगे, बट ट्राई टू सी कि टोटल चार्ज लेना है, जितने आयंस है जितने कैटायन है उसका सबका चार्ज लेना पड़ेगा। जैसे NaCl है तो NaCl का कितना लेना चाहिए? n फैक्टर 1 लेंगे क्योंकि इसका टोटल चार्ज Na पे +1 है। कैल्शियम क्लोराइड के लिए कितना ले? 2 ले लेंगे, राइट। तो इसके लिए 2 हो जाएगा। AlCl3 के लिए कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, नहीं 3 हो जाएगा इसके लिए, AlCl3 के लिए। Na2SO4 के लिए कितना हो जाना चाहिए? 2 हो जाना चाहिए। टोटल चार्ज ऑन कैटायन में देख रहा हूँ, ठीक है। आप अनायन भी देख सकते हो, आई एम सीइंग कैटायन। Al2SO4 होल ट्राइस के लिए कितना होना चाहिए? हाँ 6 टोटल चार्ज लेंगे यहाँ पे भी, ठीक है। सो टोटल चार्ज का मतलब है कि 2 एल्यूमिनियम पे +3 चार्ज, टोटल चार्ज इज +6। ओके, फिर देन रिडॉक्स रिएक्शंस पे आते हैं। रिडॉक्स रिएक्शंस में हम लोग देखेंगे द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज पर मोल ऑफ द स्पीसीज, ठीक है। पर मोल पे कितना हुआ है, जैसे यहाँ पे देखो मैग्नीशियम +7 से मैग्नीशियम +2 चला गया, ठीक है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन का कितना एक्सचेंज हुआ होगा? 5 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ होगा, राइट। तो यहां से आपका जो n फैक्टर है वो इसका भी 5 आ जाएगा, Mn+7 का भी, और इसका भी 5 आ जाएगा। ओके, फिर नीचे वाला देखते हैं, थोड़ा नीचे जो है देखते हैं लेट्स सी। सो नीचे वाले में क्या किया हम लोगों ने कि वी हैव Cr2O4 माइनस, और ये कन्वर्ट हो रहा है इनटू क्रोमियम +3, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी नीड टू डू हियर इज कि हमें पहले बैलेंस करना पड़ेगा क्रोमियम को, बिकॉज द अफेक्टेड आयन इज क्रोमियम। ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड में तो 2 क्रोमियम है, राइट हैंड साइड में भी 2 क्रोमियम हम कर देते हैं। नाउ द सेकेंड थिंग इज कि वी नीड टू फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द क्रोमियम इन लेफ्ट हैंड साइड। +3 या +6? Cr2O4 माइनस +3 आएगा, आई डोंट थिंक सो, +6 आएगा ना। कैसे निकालते हैं? ऑक्सीजन का -2 ले लेंगे, 2 इंटू एक्स, इसका x मान लेते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट है, +4 इंटू -2 इज इक्वल टू -2। देखते हैं। सो 2x, हाँ सही बात है, 3 आ रहा है, तो फिर तो यहाँ तो कोई ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही नहीं हुआ। ओके, चलो देखते हैं, कुछ गड़बड़ है मतलब। +8, तो x इक्वल्स टू +3 आ गया। चलो हटाओ, ये फिर गलत दिया हुआ है वहाँ पे।
हम लोग कोई और एग्जांपल ले लेते हैं। Cr2O7 ले लेते हैं हम लोग। अब बताइए कितना आना चाहिए। अब 6 आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे क्रोमियम का +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है, और यहाँ पे क्रोमियम का जो है वो यही ऑक्सीडेशन स्टेट है जो इसमें चार्ज है, ठीक है। अब हम लोगों को क्या करना है, इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज देखना है, कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हुए होंगे। 3 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज। देखने से तो लगता है कि 3 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हुआ, बट ऐसा हुआ नहीं है। देखो देख लो पहले। एक क्रोमियम पे +6 चार्ज है, राइट, इधर लेफ्ट हैंड साइड में। एक क्रोमियम पे +6 चार्ज, तो दो क्रोमियम पे कितना चार्ज होगा, +12। इधर देखो एक क्रोमियम पे +3 चार्ज है, तो दो क्रोमियम पे कितना चार्ज होगा, +6, राइट। तो कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होना चाहिए, 6 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होना चाहिए, राइट। इट्स ऑल राइट कि अभी आप लोग ये नहीं कर पा रहे हो। जब हम लोग रिडॉक्स करेंगे ना, तो इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, उसमें आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कितने इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज करना है और कैसे करना है। ये जस्ट हमारा एक इंट्रोडक्शन है कि हम एन फैक्टर कैसे डिफाइन करेंगे। ओके, तो एन फैक्टर के लिए मैंने क्या बोला था, डिफिनेशन में है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज पर मोल ऑफ द स्पीसी, राइट। तो अब अगर हम एन फैक्टर डिफाइन करते हैं, तो एन फैक्टर हो जाएगा Cr2O7 के लिए 6/1, क्योंकि इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, और Cr+3 के लिए हो जाएगा 6/2। पर मोल देखना है, ठीक है। 2 मोल Cr+3 के लिए कितना इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हुआ, 6। तो 1 मोल के लिए कितना हो जाएगा, 3, है ना। इसलिए इसका एन फैक्टर जो है वो 3 आएगा, और Cr2O7 का 6 आ जाएगा। क्लियर है ये। ओके, तो इस तरीके से 4 मेथड्स हैं हमारे पास जिससे हम लोग एन फैक्टर जो है वो निकाल सकते हैं। बाय द वे, स्टार्टिंग में मैंने एक चीज बताया था आपको कि एन फैक्टर इज डिफाइंड ओनली फॉर रिएक्शंस, ठीक है। जब तक आपका रिएक्शन नहीं दिया हुआ है, आप एन फैक्टर जो है वो डिफाइन नहीं कर सकते। हालांकि हम लोग जो है कॉन्सेप्ट एक्स्ट्रापोलेट कर सकते हैं कि अगर हमारे पास एसिड दिया हो तो हम ऑटोमेटिकली उसको देख करके उसका एन फैक्टर ले सकते हैं, एज्यूमिंग कि दैट हैज गॉन इन द कंप्लीट रिएक्शन, ठीक है। सो एन फैक्टर जो है, एज आई सेड, इट विल डिपेंड ऑन अ रिएक्शन। यू आर नॉट एडिबल, आप फिर से एक बार बोल सकते हो। वो पेज दिखाना है क्या। अब आपकी आवाज एक्चुअली कट रही है, आप क्या चैट में लिख सकते हो, समन्यु। अच्छा, वो वाला पार्ट, ठीक है, वो दिखा देते हैं। हाँ, हेलो। ओके, तो या वी वर डिस्कसिंग कि एन फैक्टर हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं। सपोज H3PO3 है, H3PO4 ले लेते हैं, चलो H3PO3 नहीं लेते, H3PO4, ठीक है। इसका रिएक्शन हम लोग करवा देते हैं NaOH से, और ये बन गया आपका NaH2PO4 plus H2O, right. And now in this question, if we want to find out what is N factor, तो H3PO4 का कितना N फैक्टर है,
अच्छा, चलो गुड। H3PO4 से H3PO4 से कितने H प्लस रिलीज हो गए हैं? कितना H प्लस डोनेट कर रहा है H3PO4? ये चेंज देखो, कितना H प्लस एक्सचेंज हुआ है? एक हुआ है नहीं? तो इस रिएक्शन में n फैक्टर H3PO4 का 1 हो जाएगा। ठीक है, हम लोग को पहले देखना होगा कि कितना H प्लस रिप्लेस हुआ है। तो यहाँ पे 1 H प्लस का एक्सचेंज हुआ है, राइट? तो इसके लिए n फैक्टर हो जाएगा आपका 1। सपोज ऐसे ही कुछ और रिएक्शन लेते हैं। इसमें n फैक्टर कितना हो जाना चाहिए? 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 H प्लस का एक्सचेंज हुआ है, राइट? तो सिमिलरली हम लोग जो है ऐसे ही रिएक्शन से देख सकते हैं। अनटिल अनलेस हमें रिएक्शन नहीं दे तो दिया होता तो हमें नहीं पता चलता कि इसका n फैक्टर क्या होना चाहिए, राइट? सो रिएक्शन के बेसिस पे हम लोग n फैक्टर को डिफाइन कर सकते हैं। ओके, अब वापस आते हैं इधर। n फैक्टर तो हम लोग जान गए क्या है n फैक्टर। तो इक्विवेलेंट मास कैसे निकालना है? इक्विवेलेंट मास होता है आपका मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर। ठीक है, तो जैसे H2SO4 का है फॉर एग्जाम्पल, राइट? H2SO4 का अगर हम लोग इक्विवेलेंट वेट निकालना चाहें तो ये आ जाएगा मॉलिक्यूलर मास 49 आएगा, एग्जैक्टली, वेरी गुड। मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर विच इज 49। हाँ, ये वाला पेज, ठीक है। तो सिमिलरली हम लोग जो है ऐसे ही n फैक्टर सबका डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमें सबका n फैक्टर पता है तो वहां से हम इक्विवेलेंट मास निकाल सकते हैं। बट बाय द वे वी नीड टू फाइंड आउट व्हाट इज नॉर्मेलिटी व्हिच इज नंबर ऑफ इक्विवेलेंस। नंबर ऑफ इक्विवेलेंस कैसे निकालेंगे? गिवन मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास, राइट? तो दिस इज नथिंग बट दिस इज सिमिलर टू दैट ऑफ द मोल्स। मोल्स कैसे निकालते थे हम? इसमें भी यही करते थे, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। और इक्विवेलेंट मास में हम लोग क्या, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस में क्या कर रहे हैं? गिवन मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। ठीक है, सो नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ इक्विवेलेंस में जो रिलेशन आएगा वो ऐसे आएगा कि आप अगर इसको इक्विवेलेंट मास को ये वैल्यू पुट कर दोगे तो इक्विवेलेंस विल बी इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास divided by n factor, right? So if you look closely, this given mass divided by molecular mass is nothing but that is moles. Okay,
सो हमारे पास नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स और मोल्स का एक रिलेशन आ गया, विच इज नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इक्वल्स टू मोल्स इनटू n फैक्टर, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, ये मोल्स इनटू n फैक्टर। अब देखो जैसे नॉर्मेलिटी कैसे डिफाइन कर रहे हैं, जिस तरीके से हम लोगों ने मोलारिटी डिफाइन किया था वैसे ही हम लोग नॉर्मेलिटी भी डिफाइन कर रहे हैं। मोलारिटी में क्या था, मोलारिटी में था मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, राइट। और यहाँ पे भी वैसा ही है कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ओके, तो अगर आप ऐसे इस इक्वेशन को देखो कि इक्विवेलेंट मास का क्या मतलब है, ठीक है, मैं जैसे ऐसे ही डिस्कस कर रहा हूँ, आप इसके बारे में थोड़ा थॉट दे सकते हो, सोच सकते हो कि इक्विवेलेंट मास का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। ठीक है, सो आई कैन से कि जैसे हम लोगों ने अभी निकाला था इक्विवेलेंट मास H2SO4 का, ठीक है, वो आया था आपका 98 डिवाइडेड बाई 2 विच इज 49, राइट। सो इसमें इक्विवेलेंट मास का फिजिकल सिग्निफिकेंस या फिर इक्वेशन देख के मुझे यही लगता है कि पर H प्लस एक्सचेंज H2SO4 का कितना मास लगेगा। समझ रहे हैं कि अगर मैं एक H प्लस एक्सचेंज करता हूं तो उसमें H2SO4 का कितना मास चाहिए। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज इक्विवेलेंट मास। या फिर आइदर ये कह लो कि पर इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज के लिए कितना मास लगेगा, आइदर पर OH माइनस आयंस एक्सचेंज के लिए कितना मास लगेगा, या फिर सिमिलरली पर कैटायन एक्सचेंज पर कितना मास लगेगा, है ना। राइट, सो इक्विवेलेंट मास या फिर इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट जो है वो हम लोग यूज कर सकते हैं। अभी जैसे हम लोग मोल कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, बट देयर इज वन मोर थिंग विच इज इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट, राइट। बट मूविंग फ्रॉम टू दैट पार्ट, लेट्स फर्स्ट डिस्कस कि यहाँ नॉर्मेलिटी का क्या मतलब है। सो फिर से देख लो नॉर्मेलिटी का क्या इक्वेशन है। ठीक है, नॉर्मेलिटी हो जाएगा आपका नंबर ऑफ इक्विवेलेंस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, और ये आपका नंबर ऑफ इक्विवेलेंस हो गया गिवन मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास हो गया मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर, और नंबर ऑफ इक्विवेलेंस और मोल्स के बीच का रिलेशन विच इज मोल्स इनटू n फैक्टर इज नंबर ऑफ इक्विवेलेंस। और हम लोग ये भी कह सकते हैं कि नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू n फैक्टर इनटू मोलारिटी, राइट। देखो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस को फिर मैंने चेंज कर दिया यहाँ पे मोल्स इनटू n फैक्टर से, राइट। तो नॉर्मेलिटी यहाँ से आ गया आपका मोल्स इनटू n फैक्टर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। सो मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स इज नथिंग बट दैट इज मोलारिटी, राइट। यहाँ से मोलारिटी इनटू n फैक्टर आ गया। सो अगर मैं कहता हूँ कि वी हैव सपोज कि 0.1 मोलर H2SO4, तो इसका नॉर्मेलिटी क्या हो जाएगा, जीरो वन टू या फिर 0.2, अच्छा 0.2, ठीक है 0.2 नॉर्मल। आई गेस कि बीच में फंस गया होगा आवाज। So we just need to multiply the n factor with the molarity and we can get the normality of H2SO4. So इतना मोलर में आपका इतना नॉर्मल इक्वेशन या फिर इतना नॉर्मल H2SO4 होगा। So what if I say कि if we have a value of the normality, like for example if we have 0.2 normal AgNO3 solution
इट मीन्स दैट वी हैव 0.2 इक्विवेलेंस और ग्राम इक्विवेलेंस। ठीक है, जैसे मोल्स को हम लोग ग्राम मोल्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली इक्विवेलेंस को हम लोग ग्राम इक्विवेलेंस भी लिख सकते हैं। ये एक मतलब स्टैंडर्ड तरीका है मोल्स को भी लिखने का। ठीक है, so it means that we have 0.2 equivalence of AgNO3 in 1 liter of the solution. This is what the normality is going to represent, right? So normally normality जो हम लोग यूज करते हैं वो यूज करते हैं हम लोग टाइट्रेशन के टाइम पे, राइट? तो टाइट्रेशन में हम लोग क्या करते हैं, एसिड और बेस का रिएक्शन करवाते हैं और उनको न्यूट्रलाइज करवाते हैं। ठीक है, तो आइदर ब्यूरेट पे आपका एसिड रखा होगा या फिर बेस रखा होगा, डिपेंडिंग कि आपका जो एनालाइट है वो क्या है। आइदर आप बेस ले रहे हो तो ब्यूरेट में आपको एसिड लेना पड़ेगा, सिमिलरली अगर आप एसिड ले रहे हो बीकर में तो आपको ब्यूरेट में बेस लेना पड़ेगा, एंड डिपेंडिंग ऑन दैट वी कैन फाइंड आउट द कंसंट्रेशन। सो टाइट्रेशन इज नथिंग बट दैट इज अ मेथड ऑफ finding out the concentration of an unknown solution by a standard solution. Okay, so टाइट्रेशन में क्या करते हैं हम लोग, टाइट्रेशन में देखो जैसे अगर हम लोगों ने रिएक्शन कराया H2SO4 का NaOH के साथ टू फॉर्म Na2SO4 प्लस 2H2, बैलेंस करना पड़ेगा इसको। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू मोल कॉन्सेप्ट we know कि 1 mole H2SO4 reacts with 2 moles of NaOH to produce 1 mole of Na2SO4 and 2 moles of H2O, right? So it means that they are combining in the ratio of their stoichiometric coefficient. ठीक है ना? So इसमें अगर हम लोग देखें कि रिएक्शन को वी नीड टू बैलेंस इट, राइट? हमको बैलेंस करना पड़े तभी हम लोग ये सॉल्व कर सकते हैं या तभी हम लोग ये बोल सकते हैं। अब मोल कॉन्सेप्ट से ही हम चले जाते हैं इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में, और इसमें हम लोग इक्विवेलेंस कॉन्सेप्ट देखते हैं लगाकर कि कितना इक्विवेलेंट रिएक्ट कर रहा हो। ठीक है, वी हैव अ रिलेशन, वी नो कि ग्राम इक्विवेलेंस या नंबर ऑफ इक्विवेलेंस is equal to moles into n factor। इस रिलेशन को हम लोग यूज करेंगे और यहां से हम लोग इक्विवेलेंस निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो H2SO4 का कितना इक्विवेलेंस यूज किया हम लोगों ने, आई गेस कि 2 इक्विवेलेंस यूज किया है ना। फिर अगर हम लोगों के पास NaOH का है तो NaOH का कितना इक्विवेलेंस यूज किया हम लोगों ने, 2 इक्विवेलेंस का, नहीं 2 मोल इंटू n फैक्टर, 2 मोल्स इंटू n फैक्टर विच n फैक्टर इज 1, तो इसका भी 2 इक्विवेलेंस यूज किया है। Na2SO4 का कितना इक्विवेलेंस प्रोड्यूस हुआ होगा, टू इक्विवेलेंस moles into n factor, 1 mole n factor is 2। Similarly H2O का कितना इक्विवेलेंस प्रोड्यूस हुआ है, इसका भी 2 इक्विवेलेंस प्रोड्यूस हुआ है, राइट? सो वी कैन सी कि इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट जब मैंने अप्लाई किया तो उस पॉइंट पे हमें ये जरूरत नहीं है कि हम रिएक्शन को बैलेंस करें। Right, so to solve questions in equivalent concept, ठीक है, हम लोग दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग मोल कॉन्सेप्ट से भी सॉल्व कर सकते हैं, हम लोग इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन द थिंग इज कि इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट कभी कभी थोड़ा सा जो है ना ट्रिकी हो जाता है या हार्ड हो जाता है, राइट? इसीलिए हम लोग कभी कभी जो है वो
इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट प्रीफर नहीं करते हैं, ज़्यादातर हम लोग मूल कॉन्सेप्ट ही प्रीफर करते हैं. बट द ब्यूटी ऑफ दिस कॉन्सेप्ट इज दैट कि यू डोंट नीड टू बैलेंस द इक्वेशन. You could just say कि equivalent of the reactant is equal to equivalent of the product. That's it. Without even seeing or without even balancing the reaction. Right. So for this balancing, मैं आ रहा हूँ आपके पास. Balancing is not required. In equivalent concept. हाँ बोलो. बिल्कुल. मोल्स जो है वो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट डिफाइन करेगा. मोल्स मोल्स डिफाइन करेगा, इक्विवेलेंट नहीं डिफाइन करेगा, क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हो. हम्म. हम्म. मैं समझ नहीं रहा, आप दोनों कॉन्सेप्ट को मिक्स मत करो. अगर मैं एक किसी क्वेश्चन को इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर रहा हूँ तो मैं बस इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट से ही सॉल्व करूंगा, उसके लिए मुझे मोल कॉन्सेप्ट लगाने की जरूरत नहीं है. हाँ, हालांकि आपको अगर यहाँ पे लग रहा होगा कि पहले मैंने यहाँ पे मोल्स ले लिया, उसके बाद फिर मैंने एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मुझे तो पहले से मोल्स पता था, और इसीलिए आप यहाँ पे कैसे कह सकते हो कि ये जो है इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट सही है. लेकिन द थिंग इज कि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि आप कितने भी रिएक्टेंट ले लो या फिर कोई भी प्रोडक्ट ले लो, सबका इक्विवेलेंस जो है वो सेम आ रहा है. ठीक है, तो मैं किसी भी आर्बिट रिएक्शन में ये कह सकता हूँ कि इफ a reaction अगर ये रिएक्शन है हमारे पास ए पी प्लस बी क्यू गिविंग सी आर प्लस डी एस. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट according to equivalent concept we can say कि equivalent of P is equal to equivalence of Q is equal to equivalence of R, and that will also be equal to equivalence of S. चाहे रिएक्शन कर रहा हो कोई कंपोनेंट या फिर प्रोडक्ट बना रहा हो कोई कंपोनेंट, ये हमेशा फॉलो होगा इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट से. दिस इज नेवर गोइंग टू फेल. ठीक है, इट डजंट मैटर कि आपका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है. आपने अगर रिएक्शन जो है बैलेंस नहीं किया होता तब पर भी हम ये बात कह सकते थे. ठीक है, सो सपोज जैसे हम लोग एक रिएक्शन एक करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं कि H2SO4 है, सेम ले रहा हूं मैं, H2SO4 ले लिया और NaOH ले लिया. इसका हम लोगों ने लिया है 0.1 मोलर एंड
10 ml और इसका हम लोगों ने लिया है 0.1 मोलर एंड 20 ml। ठीक है, अब मुझे ये बताना है कि Na2SO4 कितना प्रोड्यूस होगा। देखो एक बार फाइंड करके कितना होना चाहिए। ठीक है, आप जो भी कैलकुलेशन कर रहे हो जस्ट स्टॉप दैट कैलकुलेशन, राइट। क्योंकि आप जो कैलकुलेशन कर रहे हो, आप पहले क्या करोगे कि पहले रिएक्शन लिखोगे, रिएक्शन लिखने के बाद फिर उसको बैलेंस करोगे, बैलेंस करने के बाद फिर उसमें मोल्स निकालोगे by the given data of the molarity and the volume, and then you will try to solve that question according to their stoichiometric coefficient। but इतना हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है कि जब भी हम लोग टाइट्रेशन कर रहे होते हैं ना, सो इन टाइट्रेशन व्हाट हैपेंस कि अगर टाइट्रेशन हो गया तो उसको हम लोग बोलते हैं दैट इज एन इक्विवेलेंस पॉइंट। ठीक है, व्हेन न्यूट्रलाइजेशन is completed, then equivalence point has reached। equivalence point आ गया है। ठीक है, इस equivalence point में हम लोग क्या बोलेंगे कि equivalence of acid is equal to equivalence of base। ठीक है, और equivalence कैसे निकालेंगे हम लोग? normality into volume of acid is equal to normality into volume of base। ठीक है, अब मोल्स निकालने के बजाय क्या कर रहे हैं कि अगर हम लोग इक्विवेलेंस निकालने लगे तो हमारा काम जो है वो आसान हो जाएगा और हम लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। ठीक है, जैसे देखो अगर मैं इसका इक्विवेलेंस फाइंड करूं which is normality into volume, right, so that is 0.2, इसका normality हो जाएगा और 10 is the volume which is in ml। ठीक है, इसका हो जाएगा आपका 0.1 into 20। ठीक है, सो अगर हम लोग इसमें ऐसे ही देखें कि what is the equivalence of acid, so 0.2 normal into 10 ml, ये एसिड के लिए है और बेस के लिए आपका है 0.1 नॉर्मल इंटू 20, ये बेस के लिए। अभी इस पॉइंट पे, इस मोमेंट पे ये दोनों सेम है, ठीक है, क्योंकि आपका डाटा ऐसे ही दिया हुआ है, राइट।
अब सपोज मैं आपको एक क्वेश्चन और दूं और आप उसमें ना इक्विवेलेंस कॉन्सेप्ट लगा के देखना कि किसका ज्यादा इक्विवेलेंट, जिसका ज्यादा इक्विवेलेंस होगा वो एक्सेस रिएजेंट होगा। एक मिनट। हाँ बोलो। पहले वाले का क्वेश्चन तो था कि फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ Na2SO4 विच इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, वो होगा, मुझे नहीं पता, आई एम नॉट कंसर्न्ड अबाउट द आंसर, आई डोंट नीड द आंसर, वो आप निकाल लोगे, आई नो, वी नो हाउ टू सॉल्व दैट क्वेश्चन। माय पॉइंट इज कि इफ वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट व्हाट इज द लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है, द थिंग इज कि जब आप मोल कॉन्सेप्ट लगा रहे होगे तो देन यू विल नीड टू फाइंड आउट द लिमिटिंग रिएजेंट फर्स्ट, देन यू कैन प्रोड्यूस। लिमिटिंग रिएजेंट कोई नहीं होगा, दोनों का दोनों कंज्यूम होगा पहले। एग्जैक्टली exactly ना, तो दैट इज व्हाट। अच्छा ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस प्रॉब्लम, उन्होंने ये प्रॉब्लम किया था, तो लेट मी फर्स्ट क्लेरिफाई दैट डाउट। ठीक है, सो द थिंग इज कि हम लोग जब मोल कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे ना, तो वी विल हैव टू गेट थ्रू द लिमिटिंग रिएजेंट, राइट। हम लोगों को पहले निकालना होगा, फिर देन वील हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू बैलेंसिंग द इक्वेशन, राइट। लेकिन यहाँ पे इक्विवेलेंस कॉन्सेप्ट में आई एम नॉट सेइंग कि इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट इज प्रायर टू द मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, कभी कभी ऐसा होगा कि आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं मोल कॉन्सेप्ट इसमें अप्लाई करूं या फिर इसमें इक्विवेलेंस कॉन्सेप्ट अप्लाई करूं। ठीक है, कभी कभी ऐसा होगा आपके पास कि आपको रिएक्शन नहीं पता है, अगर रिएक्शन नहीं पता है तो यू कैन टेक हेल्प ऑफ द इक्विवेलेंस कॉन्सेप्ट, और उसमें आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि इक्विवेलेंस ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंस ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, तो उस हिसाब से आप वहां पे डील कर सकते हो कि क्या करना है। माय पॉइंट इज कि हम इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट कहाँ यूज करेंगे और मोल कॉन्सेप्ट कहाँ यूज करेंगे, इट डिपेंड्स ऑन अस एज वेल एज इन द क्वेश्चन कि जो डाटा आपका दिया हुआ है वो। तो सपोज कि जैसे आपका ये एक डाटा दिया हुआ है, ठीक है, अभी आपको अगर लिमिटिंग रिएजेंट निकालना पड़ेगा तो पहले यू विल हैव टू राइट डाउन इट्स इक्वेशन, राइट। केमिकल रिएक्शन लिखेंगे, फिर उसमें हम लोग बैलेंसिंग करेंगे, बैलेंसिंग करने के बाद फिर जो है हम लोग उसमें निकालेंगे कि लिमिटिंग रीजेंट क्या है। निकालने का क्या तरीका है, गिवन मोल्स डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, बिकॉज you cannot find out the limiting reagent without the stoichiometric coefficient, but I am saying that equivalent concept will give you limiting reagent without the stoichiometric coefficient, right? So just try to find out what is the equivalent of AlOH whole thrice। बताइए कितना है? 9, मतलब 9 मिली इक्वेलेंस इसका आ रहा है। ठीक है, मिली इक्वेलेंस ऑफ AlOH whole thrice is 9, और what is the milli equivalence of H2SO4? बिल्कुल, राइट। तो देखो यहाँ पे कितना आसान हो गया हम लोगों का काम कि ये पहले कंज्यूम हो जाएगा, 4 इक्विवेलेंस विल ओनली रिएक्ट विद 4 इक्विवेलेंस ऑफ AlOH होल थ्राइस। सो हम लोगों का जो स्टेप्स है, 3 स्टेप हमारा कम हो गया। पहला, एक रिएक्शन लिखना है, बैलेंस करना है, फिर लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करना है बाय गिवन मोल्स डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो वो 3 स्टेप के बजाय अगर हम लोग एक ही स्टेप में आंसर आ रहा है तो दैट इज फाइन फॉर अस, राइट। दैट इज व्हाट वी नीड, हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व करने का टाइम नहीं है, राइट। तो अगर हम अपने स्टेप्स कम कर पाएंगे तो वी कुड सॉल्व द क्वेश्चंस मोस्ट फास्टर। ओके, वन मोर थिंग, देखो एक और इसका एक एग्जांपल है। जैसे अगर मैं बोलूं कि मैंने ले लिया कोई एक रिएक्शन मैंने लिया है Na2S2O4 का, इसका रिएक्शन करवा दिया सपोज Ki के साथ, और इसने बना दिया आपका Na2S4O6। ठीक है, इससे फिर हमने रिएक्शन करा दिया K2Cr2O4 का।
ठीक है, यहां से हम लोगों को मिल गया Cr plus 6 which is Cr plus 6, चलो नहीं लेते हैं, Cr2O7 प्लस I माइनस। ठीक है, अब ये देखो कि इस रिएक्शन, दिस इज अ सीक्वेंशियल रिएक्शन, और इस सीक्वेंशियल रिएक्शन में देयर इज नो वे, I am not saying कि this is impossible, I am saying कि it will be difficult for us to balance the reaction, क्योंकि आपको एक साथ दो रिएक्शन के साथ डील करना है। ठीक है, so what we can apply here is equivalence concept। हम लोग इसमें डायरेक्टली equivalence concept अप्लाई कर सकते हैं, और हम लोग ये कह सकते हैं कि भाई equivalence of Na2S2O4 is equal to equivalence of Ki is equal to equivalence of I2 is equal to equivalence of Na2S4O6 equal to equivalence of K2Cr2O4 equal to equivalence of K2Cr2O7 equals to equivalence of I minus। ठीक है ना, अब अगर मुझसे ये मोल कॉन्सेप्ट्स में सॉल्व करने के लिए कहा जाए तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू सॉल्व इन मोल कॉन्सेप्ट, बिकॉज वी विल रिक्वायर द अमाउंट ऑफ मोल ऑफ ईच कंपोनेंट, सबका चाहिए। ठीक है, लेकिन मान लो अभी मैंने यहीं पे दे दिया आपको कि भाई के आई का 2 इक्विवेलेंस है, बस इतना ही दे दिया, इनडायरेक्टली दिया है। ठीक है, नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम या फिर मोलारिटी और वॉल्यूम के टर्म्स में, है ना, तो यहां से आप K2Cr2O7 का इक्विवेलेंस निकाल सकते हो, इक्विवेलेंस निकाल लिया तो फिर मोल्स भी निकाल सकते हो एन फैक्टर निकालने के बाद। ठीक है, यहां से एन फैक्टर आ जाएगा आपका इससे, है कि नहीं? So that's how this equivalent concept is going to help us, ठीक है, in complex reactions। और फिर बाद में भी आएगा जब हम लोग रिडॉक्स स्टार्ट करेंगे तो इसका थोड़ा डिटेल में देखेंगे इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई करते हैं। हालांकि आपके पास कुछ असाइनमेंट्स में मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, आप उसको एक बार ट्राई करिए। ठीक है, इसमें क्वेश्चन नंबर 38 से 42 तक, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग जब मिलेंगे नेक्स्ट वीक तो हम लोग पीपीएम स्टार्ट करेंगे विच इज पार्ट्स पर मिलियन। ऑलराइट, और अगर आपको बीच में कोई डाउट होता है तो डू काइंडली आस्क मी। ठीक है, मैं क्लास यहीं एंड कर रहा हूँ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।